हेलो गाइस, वेलकम टू द एजू क्लब। आज हम लोग करेंगे फिजिक्स का जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे उसका पार्ट 2 है। अगर आप लोग ने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या यहाँ पे भी आई बटन में शो हो रहा होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी सेकेंड पार्ट इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में फुली डिटेल समझ चुके हैं। चार्ज क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये अट्रैक्ट ही क्यों करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को। एक्सपेरिमेंट के साथ हमने समझा है, दो एक्सपेरिमेंट किए हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को देखकर जल्द से जल्द कोई चीज़ सीख सकें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ये समझा था, ये देखा था कि ऐसा यूनिट जो होता है चार्ज का, वो क्या होता है, कॉलम होता है, जिसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं। शॉर्टकट में उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, कॉलम होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉलम क्या होता है, बताओ, कॉलम को डिफाइन करो, तो कॉलम को हम ये कह सकते हैं कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है। ध्यान से सुनिए, कॉलम क्या है कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी या तो रिपेल करेगा। मतलब कॉलम एक फोर्स है। कॉलम वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है। अट्रैक्शन मतलब अपने तरफ खींचना और रिपल्सन मीन्स धकेलना। तो ये समझ में आई कि कॉलम्स क्या है। कॉलम्स वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ खींचेगी या रिपेल करेगा, वो है कॉलम। हमने तो ये समझ लिया कि कॉलम क्या है। अब आपको कोई बोल देगा कि कॉलम डिफाइन वन कॉलम, एक कॉलम को डिफाइन कीजिए, या उसी को दूसरे तरीके से पूछ देगा डिफाइन यूनिट ऑफ चार्जेस, यूनिट ऑफ चार्जेस को डिफाइन कीजिए, तो किस तरह कीजिएगा। तो देखिए, यूनिट ऑफ चार्जेस क्या होता है तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो चार्जेस, मान लीजिए कि ये Q1 है और Q2 है, ये दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दो चार्जेस जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा हुआ हो और इनके ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स लग रहा हो, इसी को बोलते हैं हम लोग वन कॉलम। ध्यान से समझ जाइए, ध्यान से समझिए। जब दो चार्ज 1 मीटर की दूरी पे रखा हुआ हो और उसके ऊपर 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स एग्जर्ट हो रहा हो, फोर्स लग रहा हो, इसी को बोलते हैं हम लोग वन कॉलम। तो अगर आपको कोई बोले यूनिट ऑफ चार्जेस डिफाइन करने के लिए तो कर सकते हैं। इंग्लिश में मैंने डिफिनेशन भी लिख दिया है कि वन कॉलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, चार्ज इलेक्ट्रिक चार्जेस भी लिख सकते हैं या सीधा चार्जेस भी। वन कॉलम इज दैट क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच एग्जर्ट्स, मतलब वन कॉलम वो क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो एग्जर्ट करता है फोर्स ऑफ 9 × 10⁹ न्यूटन, जो फोर्स अप्लाई एग्जर्ट करता है 9 × 10⁹ न्यूटन ऑन एन इक्वल चार्जेस प्लेस डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट, जो कि 1 मीटर के डिस्टेंस पे चार्जेस रखा हुआ रहता है। तो ये तो हम लोग समझ गया कि अगर कोई बोलेगा वन कॉलम को डिफाइन करने के लिए तो कर देंगे। अब हम लोग से क्वेश्चन ये पूछेगा, हमने ये समझा था फर्स्ट वीडियो में कि एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्जेस होता है, तो 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम होता है। तो अगर आपसे ये पूछ दे कि एक चार्ज के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो किस तरह बताइएगा। तो देखिए, ये न्यूमेरिकल में पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन भी लिख दिया है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग वन कॉलम चार्ज, मतलब वन कॉलम ऑफ चार्ज के पास कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है, इसे हमें फाइंड करना है। तो देखिए, हम तो ये जानते हैं कि वन इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज रहता है, 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मतलब 1.6 × 10⁻⁹ कॉलम कंसिस्ट्स वन इलेक्ट्रॉन। बात बराबर ही है ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है या इतना चार्ज के पास इतना इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह तो हम लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोगों ने एक चीज पहले से पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि एक कलम का दाम 10 रुपया है, तो दो कलम का कितना होगा, 2 × 10 20 रुपया। ऐसा पढ़े हैं। 4 कलम का दाम 20 रुपया है, तो एक कलम का कितना होगा, तो 20/4 5 रुपया। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हुए हैं। नियम यहाँ पे हम लोग लगाएंगे। देखिए,
एक कॉलम में एक कॉलम चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, तो एक कॉलम 1.6 × 10⁻19 कॉलम चार्जेस एक इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करता है, तो एक कॉलम चार्जेस कितना कंसिस्ट करेगा 1/1.6 × 10⁻19 कॉलम में करेगा। जब इस -19 को अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं तो आप सिंपल ऐसे समझिए कि 1.6 इंटू किसी के पावर अगर निगेटिव रहता है तो उसको अगर हम उल्टा करके लिखेंगे, उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, उसको उल्टा कर देते हैं, उसको इस तरह लिख देंगे, पॉजिटिव हो गया। अब क्या करेंगे 1/1.6, देखिए 1 डिवाइडेड है 1.6 इंटू 1/10 के पावर 19। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर चला जाएगा नीचे चला आएगा, तो इसको हम ये लिख सकते हैं इंटू 10 के पावर 19 बट्टा 1.6 इंटू 1, यही होगा। अगर इसको ऐसे लिखे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा, मल्टीप्लाई भी हो गया। अब देखिए ये इसको हम 10 के पावर 19 इंटू 1 बट्टा 1.6। अब देखिए ये अगर डेसिमल को हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें से अगर हम एक 0 को हटा के इधर डिस्प्लेस कर दें तो इसको हम 10 के पावर 18 लिख सकते हैं। तो देखिए 10 के पावर 18 इंटू 100/16, अगर 16 से 100 को डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1696 और 4 16 32 16 6.25 होगा। तो हम लोग का ये आंसर निकल गया कि 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन एक कॉलम चार्ज में रहता है। तो आपसे पूछ देगा कि एक कॉलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आप सीधा कहिएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। एक कॉलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो इस तरह हम लोग निकाले हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा इतना में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो मेन मुद्दा हम लोग का मेन समझने वाले टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में फुल्ली डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हम लोग अब मेन टॉपिक पे आते हैं, जो इसमें बेसिकली समझना था इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम ही है, तो इलेक्ट्रिसिटी समझते हैं। हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन था कि करंट चार्जेस स्विच से बल्ब की तरफ क्यों फ्लो होता है, बल्ब से स्विच की तरफ क्यों नहीं फ्लो होता है, हमारे घर में ट्रांसफार्मर से मेरे घर में क्यों चार्जेस फ्लो होता है, मेरे घर से क्यों नहीं ट्रांसफार्मर की तरफ फ्लो होता है। इन सब सवालों का जवाब आपको इस टॉपिक में मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि चार्ज फ्लो क्यों होता है एक जगह से दूसरे जगह। तो चलिए आप एग्जाम्पल से समझते हैं। आज हम लोग किसी का शादी करवा देते हैं, बहुत दिन से उसका शादी नहीं हो रहा है, नाम भी बता देते हैं अवनी से उसका नाम, उस लड़के का शादी नहीं हो रहा, आज हम लोग शादी करवा देते हैं सब आदमी। तो चलिए हम लोग शादी करवाते हैं उसका। तो उसमें उसके शादी में टोटल बारात कितना जाएगा 250, 250 आदमी को वो बाराती ले जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितना है 250, ठीक है। और उसके दरवाजे पे लगी है सिर्फ एक बस। तो क्या होगा कि जब टोटल बाराती जो रहेंगे गांव वाले, वो क्या करेंगे, एक जो बस लगी रहेगी उसी में फटाफट चले जाएंगे। तो मान लीजिए कि इस बस में 200 सीट्स लिख दिए हैं, तो इसमें कितना आदमी बैठ पाएंगे 200, और 50 आदमी खड़े रहेंगे। तो क्या होगा कि इसमें 2 बैठेंगे तो सब, क्योंकि जाना सबको है, बहुत दिन से इंतजार था कि इसका शादी कब होगा, तो जाएगा तो सब भाई। तो 250 लोग क्या करेंगे, इस बस में रिजर्व हो जाएंगे, बैठ जाएंगे एकदम अच्छी से कंजेस्ट करते हुए। तो फिर भी 50 आदमी खड़े रहेंगे। तो टोटल स्टैंड कितना रहेगा, खड़ा कितना रहेगा 50, क्योंकि सीट 200। तब थोड़ा देर बाद अवनीश के पापा आके अनाउंस करेंगे कि एक और बस है, एक और बस हमने रिजर्व किया है, उसमें सिर्फ अभी हमारे घर वाले ही है, जो टोटल 100% उसमें बैठे हुए हैं, उसमें 100 सीट्स खाली है, इसमें भी 200 सीट्स है। तो क्या होगा, जैसे ही ये लोग सुनेंगे, जो लोग खड़े थे इसमें भी सीट्स खाली है, तो फटाफट इसमें दौड़ के चले जाएंगे बैठने के लिए, क्योंकि हमें जाना है बहुत दूर पटना, तो इतना दूर खड़ा खड़ा कौन जाएगा भाई। तो जो 50 जो पर्सन थे वो फटाफट इसमें लोड हो जाएंगे, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कि सीट्स मिल जाए। और ये जो बैठे हुए वो तो जाएंगे नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई, हो सके बाद में उसे सीट नहीं मिले, ये भी तो हो सकता है। इसीलिए जो 50% खड़े थे वो फटाफट इसमें लोड हो जाएंगे। इसमें कब तक
पर्सन बैठ सकते हैं जब तक कि 200 पर्सन न पुर जाए, वही तक इसमें बैठ सकते हैं। तो देख लीजिए किस तरह आदमी इस बस में सीट्स के लिए तेजी में चले गए बैठने के लिए। तो अब आप अपने माइंड से ये रिमूव कर दीजिए कि अवनीश का शादी भी होगा नहीं होगा। तो आप इसको रिमूव करके उस बराती की जगह इसको मान लीजिए कंडक्टर है, बस वाला कंडक्टर नहीं, अब उसे रिमूव कीजिए आप अपने माइंड से। ये कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो मान लीजिए कि ये एक इन पॉइंट है, इसका ए, और ये एक इन पॉइंट है बी। इस यहाँ पे टोटल चार्ज है 250 और यहाँ पे टोटल चार्ज है 100। देख सकते हैं यहाँ पे 250 बढ़ाती था और इधर 100 था, उसके घर वाले थे। तो क्या होगा कि ये चार्ज इधर से ए से बी की तरफ फ्लो होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर कंसंट्रेशन चार्ज का कम है। तो हमेशा चार्जेस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो समझ लीजिए किस तरह चार्ज फ्लो होता है। तो चार्ज हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो अब समझ में आई कि स्विच से बल्ब की तरफ क्यों चार्ज फ्लो होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि स्विच के पास जो चार्ज होता है उसका कंसंट्रेशन हाई होता है और बल्ब के पास लो होता है, इसलिए स्विच से बल्ब की तरफ फ्लो होता है और बल्ब जलने लगता है। फैन की तरफ जाता है, फैन चलने लगता है। यही रीजन है चार्ज का फ्लो होना। और ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, देखिए एक इंड ए है, दूसरा इंड बी है, इसके बीच में जो चार्जेस फ्लो हो रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिसिटी। आई होप यू ऑल विल बी अंडरस्टैंड। तो इलेक्ट्रिसिटी हमने समझ लिया, द फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन टू इंड पॉइंट। देखिए ए और बी दो इंड पॉइंट्स है, इसके बीच में जो चार्जेस फ्लो हुआ है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अब हम लोग इसको इरेज करके कुछ नया चीज देखेंगे, नया टर्म पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके का होता है, एक होता है स्टैटिक और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। फिर और भी चीज पढ़ेंगे कि कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है, ये सब पढ़ेंगे। पहले से इरेज कर लेते हैं। तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी का टाइप दो होता है, एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम किसे बोलते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट रहता है, मतलब उसमें फ्लो नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक। और इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? जिसमें चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो होता है। तो हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। और करंट जिसमें चार्जेस एक जगह से दूसरे जगह तक फ्लो होता है। ये समझ गया कि स्टैटिक में क्या होता है? चार्जेस फ्लो नहीं होता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं? जिसमें चार्जेस फ्लो होता है। तो इसका एग्जांपल क्या है भाई? एग्जांपल भी तो मालूम होने चाहिए, तब तो समझेंगे कि हाँ ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी था। तो हम लोग जो फर्स्ट वीडियो में जो एग्जांपल लिए थे, बैलून को रब करके हम लोग अपने बॉडी से रब करके जो बाल पे रखते थे तो बैलून चिपक जाता था, तो ये एक एग्जांपल है इस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा एग्जांपल क्या है? हम लोग जो कॉम्ब को अपने हेयर में रब करके जब पीस ऑफ पेपर्स के पास ले जाते थे तो पीस ऑफ पेपर्स जो अट्रैक्ट होता था कॉम्ब्स में, चिपक जाता था। ये भी एक एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम लोग बैलून को रब किए और इसमें दीवार में चिपका दिए, इसमें तो करंट नहीं फ्लो हो रहा है, चार्जेस तो नहीं फ्लो हो रहा है, इसमें तो हमें करंट नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग कॉम्ब को जो रब करते हैं तो उसमें आपको करंट लगता है? नहीं ना लगता है। तो इसका मतलब वो हो गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल। तो ये समझ गए। लिखना हो तो लिख सकते हैं रबिंग ऑफ कॉम्ब इन हेयर एंड स्टिक द पेपर एंड स्टिचिंग द पेपर। ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है? रब बैलून को जब हम लोग रब करते हैं, when we rubbing the balloon it stick on the wall। ये भी एक एग्जांपल है। इस तरह इसको बना के लिख लीजिएगा। करंट का हमको बेसिकली पढ़ना है, जो हमारे घरों में बिजली आती है, बॉल जलता है, ये सब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है। तो चलिए अब हम लोग इसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग आप ये समझ लेते हैं कि
इलेक्ट्रिक, ये जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। चलिए, कंडक्टर क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, चार्जेस फ्लो होता है। इंसुलेटर क्या होता है? जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं होता है, तो उसको जिसमें होता है उसको कंडक्टर, जिसमें नहीं होता है चार्जेस फ्लो से इंसुलेटर बोलते हैं। अब हम लोग ये समझेंगे कि कंडक्टर में ही चार्ज क्यों फ्लो होता है, कंडक्टर में ही इलेक्ट्रिसिटी क्यों फ्लो होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है। तो हम लोग इसे इरेज करते हैं और बहुत ही डीपली समझेंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिकली समझेंगे। चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि कंडक्टर क्यों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, इंसुलेटर क्यों नहीं करता है। ये क्वेश्चन बहुत देर से हम कह रहे थे, तो चलिए अब उस क्वेश्चन को समझने का टाइम आ गया है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले ये समझ ले, कंडक्टर जो होता है उसका एग्जांपल है ऑल मेटल्स, और इंसुलेटर का है ऑल नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन हम लोग मेटल और नॉन मेटल में पढ़ेंगे। जब तक कि अब इतना माइंड में रखिए कि जितना भी मेटल्स होता है सब कंडक्टर होता है, और जितना भी नॉन मेटल्स है सब इंसुलेटर है। तो हम लोग क्या बोले कि जितना भी मेटल्स है वो कंडक्टर है। तो क्या होता है, मेटल जो होता है वो जनरली इंसुलेटर से बड़ा होता है, सॉरी नॉन मेटल से बड़ा होता है। मेटल एज कंपेयर टू नॉन मेटल बहुत, मतलब इतना नहीं, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा होता है, मतलब उससे जनरली बड़ा होता है। तो क्या होता है, देखिए सपोज कीजिए कोई भी मेटल है, इसका ये न्यूक्लियस है, ठीक है। इसका जो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये न्यूक्लियस किस पे लगाएगा, जो सबसे क्लोज होगा। जिस तरह आप मैग्नेट लेते हैं, दो मैग्नेट ले लिए, ठीक है, और जितना क्लोज रखिएगा उतना तीसरी में से अट्रैक्ट करेगा। धीरे धीरे हम दूर लेते जाएंगे, उसका अट्रैक्शन पावर कमते जाएगा, और कुछ मतलब टाइम्स के बाद क्या होगा, वो अट्रैक्ट करना ही छोड़ देगा। ऐसा होता है ना। अब दो मैग्नेट लेके ट्राई कर लीजिएगा। सेम उसी प्रकार देखिए न्यूक्लियस क्या करता है, आउटर मोस्ट जो बाहर जो उसका इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसे वो होल्ड करके रखता है। तो क्या होता है, देखिए ये जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, इस जो ये वाला पहला ऑर्बिट है, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें, ठीक है, और उससे कम इसमें। तो सबसे कम आप किस में लगाएगा, आप बताइए। जो ये बाहर वाला इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो क्या होता है, इस पर कम फोर्स लगता है। इसीलिए क्या होता है कि ये एक एटम से दूसरे एटम में, मान लीजिए कि यहाँ पे भी एक एटम है सेम, क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन एटम से इस एटम में जंप लगा देता है, क्योंकि इसमें उतना फोर्स वो न्यूक्लियस उसको उतना पावर से हेल्ड नहीं कर पाता, उसे उतना पावर से पकड़ नहीं पाता, उसे उतना पावर से अट्रैक्ट नहीं कर पाता, उसको उतना फोर्स ही नहीं लगा पाता है। इसीलिए क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में जंप कर गया। फिर मान लीजिए एक और एटम यहाँ पे है, क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन फिर इसमें जंप कर जाएगा, फिर ये इसमें जंप कर जाएगा। इस तरह क्या इलेक्ट्रॉन मूव होने लगता है और कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो होने लगता है। यही रीजन है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी करंट क्यों फ्लो होता है, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है मेटल का, वो क्या करता है कि बाहर जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहता है उसको लूजली हेल्ड किया हुआ रहता है, मतलब ढीला से पकड़े हुआ रहता है, टाइटली हेल्ड नहीं किया हुआ रहता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में जंप लगा जाता है, एक एटम से दूसरे एटम में फ्लो हो जाता है, और जब ये इस तरफ फ्लो होने लगता है तो एक साइकिल बन जाता है, तब क्या होता है कि करंट फ्लो होने लगता है। यही रीजन है। और देखिए ये तो हमने समझ गया कि कंडक्टर में किस तरह फ्लो होता है, क्यों होता है, ये भी समझ गया। इसमें इंसुलेटर में क्यों होता है, इंसुलेटर का एग्जांपल देखिए, ये मैंने डायग्राम बना दिया। कार्बन है, मान लीजिए ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, बहुत सारा कार्बन का एटम है। देखिए इंसुलेटर में क्या होता है, इसका देखिए किस तरह एकदम कंजेस्टेड है, ये कार्बन इससे एकदम बिल्कुल चिपका, ये इससे चिपका, इससे चिपका, सब एकदम कंजेस्टेड है। तो इसका देखिए सबसे ज्यादा फोर्स ये लगा लेगा। हमने पढ़ा कि नॉन मेटल जनरली छोटा होता है एज कम्पेयर टू मेटल। तो क्या होता है कि उसका न्यूक्लियस इसके जो बाहरी ऑर्बिट है उस पर बहुत ही तगड़ा फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से ना ये तो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन में जंप कर सकता है, नहीं दूसरे इलेक्ट्रॉन इसमें भी जंप कर सकता है, नहीं ना करेगा, क्योंकि ये अपना अपने इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुआ। और देख लीजिए किस तरह टाइट है,
तो इसमें से किसी के पास इतना पावर नहीं है कि दूसरे एटम में वो जंप लगा दे। तो यही रीजन है कि इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहने का मतलब है कि उसका न्यूक्लियस उसका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वो न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली हेल्ड रहता है, मतलब बहुत ही तगड़ा, बहुत ही मजबूती से पकड़े हुआ रहता है, खींचे हुआ रहता है न्यूक्लियस। इसकी वजह से क्या होता है कि ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन में जंप, एटम में जंप नहीं कर सकता है, तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो होगा तो करंट किस तरह फ्लो होगा। और इस कंडक्टर में देखिए किस तरफ इलेक्ट्रॉन जंप लगा रहा है एटम में, तो इस तरह क्या होता है, इसमें करंट फ्लो हो जाता है। तो ये तो हमारा हो गया टॉपिक। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे, ओम्स लॉ देखेंगे, और भी कुछ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को 4 या 5 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है समझने में तो हमें कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू।